नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम एक ऐसे टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रीट में 10 से 15 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉपिक का नाम है शिक्षण विधियाँ। इससे हर वर्ष प्रश्न भर भर कर आते हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है रायबर्न को, दूसरा है हेनरी कोल्डवेल कुक को, तीसरा मॉरिसन को, चौथा थॉमस एम रस्क को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हेनरी कोल्डवेल कुक को। आपने ये प्रश्न अनगिनत बार पढ़ा होगा, पर आज के बाद आप इस प्रश्न को कभी नहीं भूलोगे। खेल विधि को जो शिक्षक पढ़ाता है, जो टीचर पढ़ाता है, उसे हम पीटी टीचर बोलते हैं। और पीटी टीचर के गले में आपने हमेशा एक बेल यानी एक सीटी जरूर देखी होगी। तो बेल से याद रख लीजिए कोल्डवेल कुक, और पीटी टीचर से याद रख लीजिए खेल विधि। प्रश्न नंबर 2 है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है व्यास विधि, तीसरा उद्बोधन विधि, चौथा खंडान्वय विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, उद्बोधन विधि में शब्दार्थों को स्पष्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? पहला है आगमनात्मक विधि, दूसरा निगमनात्मक विधि, तीसरा संप्रेषणात्मक विधि, चौथा प्रदर्शन विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आगमनात्मक विधि। आ में आपको ऊ जैसा पहले बनता है, ऊ से ही आ बनता है। तो ऊ से याद रख लीजिए उदाहरण, और आ से याद रख लीजिए आगमन विधि। अगला प्रश्न नंबर 4 है, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि उसका अनुसरण करो। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है, यानी शिक्षार्थी बोल नहीं सकते हैं। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अनुकरण विधि के रूप में, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में, नाटकीयकरण के रूप में, या संप्रेषणात्मक उपागम के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किस विधि को समवाय विधि भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है संयोग विधि, तीसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, चौथा है सूत्र विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोग विधि कहा जाता है समवाय विधि को। इसको कैसे याद रख सकते हैं? सम माने होता है एक जैसा, और जहाँ एक जैसे बॉय होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग जरूर करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? पहला ऑप्शन है किंडरगार्टन पद्धति में, डाल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, या मोंटेसरी पद्धति में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, किंडरगार्टन पद्धति में। अगला प्रश्न नंबर 7 है, मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है व्याकरण विधि, दूसरा है अनुवाद विधि, तीसरा व्यास विधि, चौथा है प्रत्यक्ष विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है जब मातृभाषा और हमारी लक्ष्य भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होता है। प्रश्न नंबर 8 है,
एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। यह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था वहाँ परिभाषा पहले नहीं बल्कि पहले उदाहरण दे रही थी। यहाँ परिभाषा पहले है, उदाहरण बाद में है। हम चाहते तो इस प्रश्न को आपको वहीं समझा सकते थे, लेकिन व्याख्याओं से चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं। हम MCQ के माध्यम से अगर प्रश्नों को देखते हैं तो वो अच्छे समय तक याद रहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, निगमनात्मक विधि। ना से याद रख लीजिए नियम और ना से याद रख लीजिए निगमनात्मक विधि। यानी पहले परिभाषा यानी पहले नियम बताना, उसके बाद उदाहरण देना, ये है निगमनात्मक की। और पहले उदाहरण देना बाद में नियम, ये है आगमन विधि। प्रश्न नंबर 9 है, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान है। पहला ऑप्शन है गृह कार्य, दूसरा है बोधात्मक प्रश्न, तीसरा है पूर्व ज्ञान परीक्षा, चौथा है कक्षा कार्य निरीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बोधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, प्रयोजन विधि की विचारधारा के जनक हैं। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है सुकरात, चौथा है किलपैट्रिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, किलपैट्रिक। इस विधि को हम अंग्रेजी में प्रोजेक्ट विधि भी बोलते हैं। इसको याद रखने की हमने आपको तरीका बताया है कि प्रोजेक्ट को जब भी आपको क्लास या कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलता है उसे पूरा करने के लिए आप ट्रिक जरूर लगाते हैं, प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न नंबर 11 है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक में, मनोगतिक में, पुनर्वास में या न्यायिक में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोगतिक में। अपराधी व्यक्ति का मन बदला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, किसके द्वारा जिगसॉ शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है जॉनसन, डेविस और रोजर के द्वारा, सरन और सरन के द्वारा, तीसरा है एलियट और एरोनस के द्वारा, चौथा है स्लाविन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एलियट एरोसन के द्वारा। आप सब लोगों ने कोई मिल गया मूवी तो देखी ही होगी। उसके अंदर एक म्यूजिक बजता है झिक झिक करके, जब एलियन से बात की जाती है। आप उससे याद रख लीजिए जिगसॉ म्यूजिक, और उसके अंदर है एलियन। अगला प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति निरंकुश रणनीति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है खोज विधि, दूसरा है विचार विमर्श विधि, तीसरा है प्रदर्शन विधि, चौथा है स्वानुभाविक विधि यानी स्व अनुभाविक विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रदर्शन विधि। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? अगर कोई निरंकुश हो जाता है तो वो लड़ाई करता है और लड़ाई सब लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा किन्नरगार्टन के लिए विकास क्षेत्र नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक और शारीरिक विकास, ये बिल्कुल विकास क्षेत्र होना चाहिए। भाषा और संचार, बात करना और सुनना, ये भी किन्नरगार्टन पद्धति के लिए विकास क्षेत्र है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, ये भी है। इसे पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होना चाहिए क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत हैं। एकमात्र मतलब होता है केवल, और केवल नकारात्मक शब्द है। और वैसे भी पाठ्य केंद्रित शिक्षा नहीं है बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा है। प्रश्न नंबर 15 है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और
पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं है। अगर एक दूसरे पर डिपेंड ना हो तो वहाँ व्याख्या सही नहीं होती है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। ए और आर दोनों सही हैं। एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है? पहला है चिंता, दूसरा है नकारात्मक मानसिक व्रत, तीसरा है अंतर्दृष्टि, चौथा है निराशा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अंतर्दृष्टि समाधान ढूंढने में काम करती है, ना कि अवरोध पैदा करती है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विविध शिक्षार्थियों को सुलभ स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ है? पहला ऑप्शन है शिक्षण अभ्यास के सार्वभौमिक संकेत, दूसरा है सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, तीसरा है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, चौथा सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा नैतिक विचार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, खेल विधि। रीट के अंदर इस प्रश्न का सही जवाब पहले अनुकरण विधि माना था, लेकिन बाद में इसको सही कर दिया गया था खेल विधि के द्वारा। यानी प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि खेल विधि है। प्रश्न नंबर 19 है, क्रीड़ा प्रणाली स्तर के विद्यालय में सामाजिकरण की विधि क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षक सहकर्मी समूह के साथ आपसी समझ जैसे चर्चा और गतिविधियों का संचालन करके सामाजिकरण में सुधार करने के अवसर प्रदान करता है। दूसरा है सीखने के लिए कोई सख्त नियम विधि नहीं है, लेकिन शिक्षा को खेल के तरीके से सिखाया जाता है। शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ घुलने मिलने की सीख देता है। कौशल सिखाते हैं कि जिसका उपयोग वे भविष्य में सह पाठ्यक्रम अधिगम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, और खेल प्रणाली सीखने के लिए कोई सख्त नियम और विधि नहीं है, लेकिन शिक्षा को खेल के तरीके से सीखा जाता है। ये 20 का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के प्लेवे विधि के सिद्धांत हैं? यानी खेल विधि। पहला है इच्छाओं की पूर्ति का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। खेल के माध्यम से बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति होती है। जन्मजात संभावनाओं का खुलासा करने का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे की जन्मजात संभावनाओं का खुलासा होता है खेल के माध्यम से। प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत, बच्चे प्रकृति के अनुसार खेलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी का सिद्धांत, कैप्टनसी इसका उदाहरण है। यानी ये चारों इसके सिद्धांत हैं। ए कथन बिल्कुल सही है, माफ़ कीजिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चारों सिद्धांत प्लेवे विधि के हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है? पहला है आंकड़ों का संचय, दूसरा है परिकल्पना का निरूपण, तीसरा है सत्यापन और सामान्यीकरण करना, चौथा है उद्दीपन व प्रतिक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उद्दीपन पर प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहणकर्ता माने जाते हैं। कभी भी हमें शिक्षार्थियों को निष्क्रिय नहीं मानना है, ये भी नकारात्मक की श्रेणी में आता है।
शिक्षार्थी सीखने में मंद होते हैं और शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दबाव देते हैं। दबाव देना हमेशा नकारात्मक होता है और बच्चों को मंद समझना भी नकारात्मक होता है। ये दोनों ऑप्शन नकारात्मक हैं। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। ये सकारात्मक ऑप्शन है। शिक्षार्थी बहुत कम जानते हैं, ये भी नकारात्मक हो गया। आप ये मत समझ लीजिए कि बच्चे कुछ नहीं जानते। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजन करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रिया के उपयोग को बढ़ावा देकर। दूसरा है, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। तीसरा है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ये डर की भावना पैदा करना नकारात्मक है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। प्रश्न नंबर 24 है, एक कक्षा में छात्रों को कुछ भी नहीं बताया जाता है, लेकिन वर्णित प्रश्नों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे पुस्तकों और आसपास उपलब्ध सामग्री की सहायता ले सकते हैं। प्रयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है। पहला है, प्रयोगशाला विधि। दूसरा है, ह्यूरिस्टिक विधि। तीसरा है, समस्या समाधान विधि। चौथा है, परियोजना विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। यहाँ बच्चों को कुछ नहीं बताया जा रहा, बल्कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ह्यूरिस्टिक विधि। प्रश्न नंबर 25 है, पिछड़े अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। पहला है, कलन विधि के। दूसरा, मानसिक विधि सेट के। चौथा, अनुगामी विधि के। तीसरा अनुगामी। चौथा है, कार्यात्मक स्थिरता के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुगामी विधि के। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि के लाभ नहीं है। पहला है, यह विधि शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। ये कथन बिल्कुल सही है आगमन विधि के बारे में। दूसरा है, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। इसमें शक्ति और समय अधिक नहीं लगते हैं, ये कथन गलत है। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, जिससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकालते हैं। इससे मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी कथन गलत दे रखा है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, सूक्ष्म शिक्षण में सामान्य शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले कौन सी किसी कौशल में कुशलता अर्जित करने के लिए क्या किया जाता है। पहला है, अल्पकालिक शिक्षण किया जाता है। दीर्घकालीन शिक्षण किया जाता है। अर्धवार्षिक शिक्षण किया जाता है या मानसिक शिक्षण किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अल्पकालिक शिक्षण किया जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और अल्पकालिक का मतलब भी होता है कम समय अवधि के लिए। प्रश्न नंबर 28 है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। पहला है, प्रदर्शन विधि का। दूसरा, निगमन विधि का। तीसरा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का। चौथा है, आगमन विधि का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का, यानी बच्चों के साथ अभिनय करेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायता हो सकता है। पहला है, कंप्यूटर। दूसरा है, रेडियो। तीसरा, वास्तविक पदार्थ।
चौथा, टेलीविज़न पर आधारित कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, वास्तविक पदार्थ। प्रश्न नंबर 30 है, किस उपागम में शिक्षक समस्या का समाधान नहीं देता, ना ही नियमों का उल्लेख करता है? ऐतिहासिक उपागम में, एकाधिकार उपागम में, खोज उपागम में या वैज्ञानिक उपागम में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, खोज उपागम में, ताकि बच्चे खुद से बहुत सारी चीज़ें खोज सकें। प्रश्न नंबर 31 है, किस विधि में विद्यार्थी अपनी प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर बढ़ता है जो उसे सिद्ध करना है? पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक विधि में, संश्लेषणात्मक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, संश्लेषण विधि में। ये दोनों विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 32 है, आपके स्कूल को निरीक्षण हो रहा है, आप विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? पहला है समस्या समाधान विधि का, दूसरा परियोजना विधि का, तीसरा प्रदर्शन विधि का, चौथा खोज विधि का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 33 है, रचना शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है? पहला ऑप्शन है चित्र रचना प्रणाली, दूसरा है शब्द प्रधान विधि, तीसरा भाषा यंत्र विधि, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, चित्र रचना प्रणाली। प्रश्न नंबर 34 है, मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है? पहला ऑप्शन है वह सद्वृत्तियों के अनुरूप कार्य करेगा, दूसरा है वह साहित्यिक पत्रिकाएं तथा साहित्यकारों के चित्र एकीकृत कर सकेगा, वह विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा, चौथा है वह कक्षा तथा विद्यालय पत्रिकाओं में योगदान दे सकेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह सद्वृत्तियों के अनुरूप कार्य करेगा, ये इसका परिवर्तन नहीं है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित स्वाध्याय विधि के जनक हैं? पहला ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा है बीएफ स्किनर, तीसरा है किलपैट्रिक, चौथा है वॉटसन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीएफ स्किनर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु तकनीकी नहीं है? पहला ऑप्शन है रेटिंग स्केल, दूसरा है ग्रेडिंग व्यवस्था, तीसरा निबंधात्मक प्रश्न, चौथा है रूपात्मक आकलन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ज्ञान, कौशल, मनोरंजन, ज्ञान उपयोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मनोरंजन। प्रश्न नंबर 38 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए अपनाई जाने वाली विधियां किस उपागम पर केंद्रित होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है परंपरागत उपागम पर, दूसरा है शिक्षक केंद्रित उपागम पर, तीसरा है बाल केंद्रित उपागम पर, चौथा है सभी प्रकार के उपागम पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल केंद्रित उपागम पर। प्रश्न नंबर 39 है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं? पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है मॉरिसन, तीसरा है ब्लूम, चौथा है शिक्षक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉरिसन। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आपके घर में सन यानी लड़का पैदा होता है तो आप किसी न किसी का पाठ जरूर कराते हैं। पाठ मतलब यज्ञ और हवन। प्रश्न नंबर 40 है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को, दूसरा है शिक्षकों को,
तीसरा प्रधानाध्यापक को, चौथा समाज को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, शिक्षक को विशेष लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 41 है, ब्लूम के 3 एच में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, स्वास्थ्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य ब्लूम के 3 एच में सम्मिलित नहीं है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये ब्लूम के 3 एच हैं। प्रश्न नंबर 42 है, शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला है भाषा विधि, दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण विधि, तीसरा है मोंटेसरी विधि, चौथा है किंडरगार्टन विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूक्ष्म शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 43 है, प्राचीन पाठ योजना के जनक हैं। पहला ऑप्शन है बीएस ब्लूम, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है किलपैट्रिक, चौथा है जॉन ड्यूवी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्बर्ट। अगला प्रश्न नंबर 44 है, हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा है कथन उद्देश्य, तीसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा प्रयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण हर्बर्ट की पंचपदी योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद है। प्रश्न नंबर 45 है, सीसीई में संचयी अभिलेखों को किस नाम से जाना जाता है। पहला है मूल्यांकन पत्रक, नीलपत्र, पोर्टफोलियो फाइल या वार्षिक अभिलेख पंजिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो फाइल। प्रश्न नंबर 46 है, चित्र पहचानना, परिभाषा आदि पहचानना, याद करना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य के, दूसरा अवबोधात्मक उद्देश्य के, तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य के, चौथा ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में प्रयुक्त कथन है। पहला ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कथन गलत है। दूसरा, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 48 है, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विधि ने बढ़ाया। पहला कुक विधि ने, थॉर्नडाइक विधि ने, जिलर विधि ने या पावलोव विधि ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिलर विधि ने। प्रश्न नंबर 49 है, मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण में, बुद्धि परीक्षण में, व्यक्तिगत परीक्षण में या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बुद्धि परीक्षण में। प्रश्न नंबर 50 है, मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रणेता हैं। मौर्य मॉन्टेसरी, वुडवर्थ, फ्रोवेल, बीएस ब्लूम। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और जिन लोगों को ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।